दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कक्षा 11 का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो पिछले वर्षों का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे, जो आपको परीक्षा में सहायता प्रदान करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। भारत में कितने वर्षों के दौरान जनगणना की जाती है? भारत में 10 वर्षों के दौरान जनगणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा। 10 वर्षों के दौरान जनगणना की जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, माध्यिका आंकड़ों समंकों को डैश बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? माध्यिका कितने भागों में बांटता है? माध्यिका 2 भागों में बांटता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? उसे गणनाकार कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग अंतराल 70 और 80 का माध्य बिंदु क्या होगा? 70 और 80 का माध्य बिंदु किस तरह से निकालेंगे? देखो, 70 जोड़ 80 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और 2 संख्या है, ये एक संख्या, ये एक संख्या, तो 2 से भाग दे देना है। 70 और 80 कितना हो जाएगा? 150 भागा 2 कितना हो जाएगा? 2 7 14, 2 5 10, यानी कि कितना निकला हम लोग उनका? 75। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 75 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को क्या कहते हैं? समंकों को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक कहा जाता है। याद रखिएगा, प्राथमिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात होता है। किनके माध्यम से विस्तार गुणांक ज्ञात होता है? देखो, आंकड़ा क्या क्या दिया हुआ है? 24, 37, 64, 50, 34 और 72। इनमें से क्या करना है? विस्तार गुणांक निकालना है। विस्तार गुणांक हम लोग किस तरह से निकालेंगे? सभी संख्याओं को क्या करना है? जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या कितना है? 72 है। तो 72 2 में से कितना घटा देना है? 24 घटा देना है। और सबसे अधिक संख्या 70, सबसे कम 24 है और सबसे अधिक 72 है। और इसको क्या कर देना? घटा देना है। तो 72 से 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका? ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 7 नंबर, समांतर माध्य का सूत्र है। समांतर माध्य का क्या सूत्र है? समांतर माध्य का सिग्मा fx बटा सिग्मा x, माध्य का होता है सिग्मा x बटा n, यही वाला फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग उनका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माध्य का सूत्र पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याकी के पिता किसे कहते हैं? संख्याकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेडफाइड आकेनवाल को कहा जाता है। गॉटफ्राइड आकेनवाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं? चित्र को क्या कहते हैं? तो विक्षेपण चित्र कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना। दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध के प्रकट करने वाले चित्र को विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचांक निर्माण करने का सूत्र है। देखो, सूचांक निकालने का कौन वाला फॉर्मूला है? सूचांक निकालने का कौन वाला फॉर्मूला है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी का n/4वां पद
कौन सा पद होगा? n/4 कौन सा पद होगा? तो प्रथम चतुर्थांक कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? छोटे के भाग को प्रतिदर्श या निदर्श कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रतिदर्श या निदर्श कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चरखंडित है? निम्न में से कौन सा चरखंडित है? तो छात्रों की संख्या चरखंडित है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधित परिभाषा प्रस्तुत किया था। कौन सी अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधित परिभाषा प्रस्तुत किया था? तो इनका हो जाएगा सही आंसर एल्फ्रेड मार्शन ने। एल्फ्रेड मार्शन ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, तथ्यों को उसके समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, क्रमबद्ध करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली की गुणवत्ता। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? सरलता होता है, उचित क्रम में होता है, सीमित संख्या होता है, उपयुक्त सभी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों का विचरण का माप है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार? तो इनका हो जाएगा बाउले के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों में से समांतर माध्य। समांतर माध्य का क्वेश्चन दिया गया है, थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि 2023 में होने वाले एग्जाम 11th का आप लोगों को सभी को जानकारी होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए थ्योरी वाला क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे रहे हैं, इनको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हीं सबको बता दिया जा रहा है, थ्योरी को ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या वर्ग कहलाते हैं? जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं का विचार किया जाता है तो ऐसे वर्ग को क्या कहा जाता है? ऐसे वर्ग को समावेशी वर्ग कहा जाता है। याद रखिएगा, समावेशी वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि बहुलक 16 है और समांतर माध्य 20 है तो बोरा माध्यिका क्या होगा? माध्यिका क्या होगा? तो इनका माध्यिका का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? देखो, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका घटाव 2 गुना माध्य। ठीक है, इस वाला फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे मैथ को, तो पूरी मैथ सॉल्व हो जाएगा, और मैथ को सॉल्व करने के बाद उसको टिक करेंगे। याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका घटाव 2 गुना माध्य, ये वाला फॉर्मूला में बैठेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी के लिए ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जिससे आपको छोटे छोटे मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देशक के ऊपरी है। निर्देशक के ऊपरी है, कौन निर्देशक के ऊपरी है? इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपभोक्ता के मूल्य निर्देशक, थोक मूल्य निर्देशक, औद्योगिक, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति विवरण को दर्शाता है, संचयी आवृत्ति विवरण को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है? त्वरण चित्र कहा जाता है। याद रखिएगा, त्वरण चित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी
संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से नगद फसल कौन है? देखो नगद फसल कौन सा है? नगद फसल हो जाएगा हम लोगों का कपास। ठीक है, याद रखिएगा नगद फसल के अंतर्गत कौन सा आता है? तो कपास नगद फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक को, तो वर्ल्ड बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अन्य IBRD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व बैंक का और दूसरा क्या नाम है? तो IBRD के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समानता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना क्या कहलाता है? देखो समानता हिस्सों को निजी हाथों में बेच देना क्या कहलाता है? निजी हाथों में बेच देना क्या कहलाता है? तो विनिवेश कहलाता है। याद रखिएगा विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में बाधा कौन है? देखो मानव पूंजी निर्माण में बाधा कौन है? तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। देखो बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा का निम्न स्तर और ब्रेन ड्रेन, ये सब इनमें सभी हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। इनमें 29 नंबर क्वेश्चन का उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, कौन सा स्रोत है ऊर्जा के? तो देखो वाणिज्य भी होता है, गैर वाणिज्य भी होता है, यानी कि दोनों होता है। ठीक है, इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की अन्न पर लगाई जाती है उसको क्या कर कहा जाता है? जो सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है व्यक्तियों की आय पर, तो उसको वो कौन सा कर होता है? वह प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, यानी कि जो टैक्स लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? देखो लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, कौन सा उद्योग आएगा? इनमें हो जाएगा हस्तकरघा इनमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी रेखा का संबंध है। गरीबी रेखा का संबंध किन से संबंध है? गरीबी रेखा का तो निरपेक्ष निर्धनता से संबंध है। गरीबी रेखा निरपेक्ष निर्धनता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत क्या है? कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत क्या है? ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाजन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधारित संरचना के दो प्रकार कौन सा है? आधारित संरचना के दो प्रकार कौन कौन सा है? तो कौन कौन से हैं? देखो सामाजिक और आर्थिक होता है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग उनका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, CFC का पूर्ण रूप क्या है? CFC का पूर्ण रूप क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो एसी वगैरह में होता है, गाड़ियों में होता है, जिससे क्या होता है? वातावरण को ठंडा प्रदान करता है। ठीक है, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोग उनका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गाड़ियों में ठंडक प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि कौन सी अवधि थी? 2012 से 2017 की अवधि थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कृषि साख के साधन है। कृषि साख के साधन कौन है? तो भूस्वामी है, व्यावसायिक बैंक है, ग्रामीण बैंक है, इनमें से सभी हैं। ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात में आता है, कौन सा अनुपात में आता है? तो इनका हो जाएगा सही आंसर भारत के अनुपात में आता है। भारत में अधिक है, निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात देश में अधिक है। कहाँ पे सबसे अधिक निर्धनता
देखी जाती है। तो इनका भारत में सबसे अधिक निर्धनता देखी जाती है, यानी कि गरीबी सबसे अधिक भारत में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवरत्न क्या है? नवरत्न क्या है? नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता। कैसे काम नहीं मिलता? तो उसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहा जाएगा। बेरोजगारी कहा जाता है ऐसे काम को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था? तो हिमालय वन का संरक्षण था। ठीक है, याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन की रक्षा के लिए था? तो हिमालय वन की रक्षा के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश की आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्रावधान है? नरेगा में कितने दिनों के रोजगार का प्रावधान है? तो 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। और नरेगा भारत में कब चालू किया गया था? 2006 में चालू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नरेगा भारत में 2006 में चालू किया गया था। 2006 में चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन का परिमाण है। वनोन्मूलन का परिमाण है, कौन सा परिमाण है? देखो, वायु प्रदूषण होता है, जैविक विविधता का संरक्षण होता है, भूमि अवनति का होता है, और इनमें से सभी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव पूंजी में सम्मिलित है। मानव पूंजी में कौन सा सम्मिलित है? तो श्रमिक और उद्यमी दोनों सम्मिलित है। पहला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, SHG का पूरा नाम क्या होता है? SHG का पूरा नाम क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, यानी कि स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। SHG का पूरा नाम क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्माण क्षेत्र व्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है। कौन सा क्षेत्र में सम्मिलित होता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है। अगला देखेंगे, एक सूचक जो किसी देश को मानव विकास को मापता है। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है। मानव विकास को कौन सा मापता है? HDI मापता है। ठीक है, याद रखिएगा, HDI मापता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? तो इनका हो जाएगा चीन में सबसे अधिक आय अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग को इकोनॉमिक्स का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।